नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 3 नवंबर 2024 से 9 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। इन दिनों में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत आवश्यक है, परंतु सप्ताह में एक बार करंट अफेयर्स देख लेना पर्याप्त रहेगा अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है करंट अफेयर्स का आपके परीक्षा में। विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं इस पूरे हफ्ते में आखिर ऐसा क्या क्या हुआ है जो आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं पहली जानकारी। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने दिवाली के मौके पर, दिवाली के बाद जो है, अपना आधिकारिक मोबाइल ऐप NSE इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया को लॉन्च किया है और अपने कॉरपोरेट वेबसाइट का विस्तार करते हुए इसे कुल 12 भाषाओं में उपलब्ध कराया है। पहले भी इनकी वेबसाइट थी मगर 12 भाषाओं में नहीं, तो वो हो गया है और नया मोबाइल ऐप NSE इंडिया लॉन्च हो गया है। इस पहल का उद्देश्य है कि भारत के लाखों निवेशकों के लिए एक अधिक समावेशी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, जिससे वे अपनी पसंदीदा क्षेत्रीय भाषाओं में बाजार की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। NSE के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी तैयारी में और इसके मोबाइल ऐप या वेबसाइट को विजिट एक बार कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता या सशक्तिकरण मंत्रालय ने शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन दिल्ली हाट, नई दिल्ली में भव्य रूप से किया है। ठीक है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा शिल्प समागम मेला आयोजित किया गया। इस मेले का आयोजन मंत्रालय की प्रमुख कंपनियों द्वारा किया गया। प्रमुख कंपनियां मतलब प्राइवेट नहीं, है ना, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स होती हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, ये जो है ये आते हैं सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के अंतर्गत में ही। तो आपको ये ज़रूर अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा कि ये समागम मेला जो हुआ है, शिल्प समागम मेला, कहाँ और किसके द्वारा आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक ये काफ़ी ज़रूरी जानकारी है जो हाल ही में 7 नवंबर को हुई घटना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 नवंबर को अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान हमारी स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया। INS विक्रांत अपने आप में ही हमारे नौसेना का गौरव। INS विक्रांत, इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन्होंने भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता और समुद्री शक्ति का प्रदर्शन देखा। ठीक है, गोवा के INS हंसा में उनके आगमन पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय जे सिंह ने उनका स्वागत किया। ठीक है, तो अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट जानकारी है। फ़ोटोज़ वगैरह आप देख सकते हैं अगर आप लोग देखना चाहें तो, है ना। काफ़ी अच्छा ये पूरा इवेंट रहा। आगे बढ़ते हैं। जिम्बाब्वे ने रूस के वोत्सोचनी कॉस्मोड्रोम से अपनी दूसरी सैटेलाइट उपग्रह जिमसैट 2 लॉन्च किया है, जो देश के बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनका महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह उपग्रह, जिसमें एक उच्च रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरा लगा है, कृषि संसाधन अन्वेषण, पर्यावरण निगरानी और आपदा प्रबंधन में सहायता करेगा। देखिए, उपग्रह का काम ही है केवल घूमना, है ना। तो इसके किसी भी उपग्रह के काम में उच्च रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरा लगाया जाने लग गया है अब तो, है ना, जो कृषि संसाधन अन्वेषण, पर्यावरण निगरानी और आपदा प्रबंधन में सहायता करता ही है। ये नवंबर 2022 में जिमसैट 1 के सफल प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार में जिम्बाब्वे की निरंतर प्रगति को जाहिर तौर पर दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से अपने विवादास्पद बुर्का बैन को लागू करने जा रहा है। बुर्का बैन, आप सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। देखिए, जिसे 2021 में एक करीबी जनमत संग्रह से मंजूरी मिली थी। जनमत संग्रह हुआ था जिसमें बहुत ही मतलब माइनर तरीके से इसको बहुमत मिला था कि बुर्का बैन लागू होना चाहिए, है ना। यह कानून जो सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाता है, इसने विशेष रूप से मुस्लिम संगठनों की ओर से महत्वपूर्ण बहस और आलोचना को जन्म दिया है।
पूर्व में भी इस पे बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, है ना। विभिन्न प्रकार के ओपिनियंस सामने देखने को मिले थे, है ना। मगर अब 1 जनवरी 2025 से दोबारा स्विट्ज़रलैंड इसको लागू करने जा रहा है। देखना होगा कि क्या होता है। आपका जो ओपिनियन हो कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। भारत और फ्रांस को 2024 से 2026 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत और फ्रांस को 24 से 26 के लिए। देखिए, भारत और फ्रांस ही वो 2 राष्ट्र हैं जिन्होंने 2015 में ISA की स्थापना की थी, है ना। और यही चला आ रहा है, भारत अध्यक्ष और फ्रांस सह अध्यक्ष। अब 2024 से 2026 तक के लिए एक बार फिर से इन्हें चुन लिया गया है। भारत इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार था, जबकि फ्रांस ने ग्रेनेडा के साथ में प्रतिस्पर्धा करके सह अध्यक्षता हासिल की। इसका मतलब है कि भारत तो निर्विरोध जीता और फ्रांस ग्रेनेडा के साथ में वोटिंग में जो है फ्रांस ने जो है हासिल कर ली है इसकी सह अध्यक्षता। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी है। ISA के बारे में हम भी वीडियो बनाएंगे जल्द ही। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट परिषद ने श्रीलंकाई कानूनी विशेषज्ञ सुमति धर्मवर्धने को अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो 1 नवंबर 2024 से प्रभावी होगा। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है ICC श्रीलंकाई कानूनी विशेषज्ञ सुमति धर्मवर्धने को अपना ACU का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है ना। धर्मवर्धने सर रोनी फ्लैगन का स्थान लेंगे, जिन्होंने 14 वर्षों तक इस पद पर कार्य किया है और खेल भ्रष्टाचार जांच और कानूनी प्रतिनिधित्व में एक मजबूत पृष्ठभूमि के साथ में शामिल हुए हैं, जिसमें इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम के साथ में भूमिका इनकी शामिल है। काफ़ी बड़ी बात है। ICC में इनका अब काफ़ी अच्छा रोल रहा। अब धर्मवर्धने जो है इनका स्थान लेने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, बहुत ही मतलब वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी, और शायद आपको जानकारी होगी भी। डोनाल्ड ट्रंप ने विस्कॉन्सिन में एक महत्वपूर्ण जीत हासिल कर ली है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, आप सभी को पता है ही। अब इन्होंने 276 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं, जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में व्हाइट हाउस को पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक 270 वोट से कहीं अधिक है ना। और ये जो है 47वें राष्ट्रपति नियुक्त होने जा रहे हैं USA के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, है ना। तो ये देखिए यहाँ शब्दावली, व्हाइट हाउस को प्राप्त करने या जीतने, तो ठीक है, तो ये शब्दावली आपको भी ध्यान में रखना है ना। तो काफ़ी अच्छी बात है। ट्रंप ने 45वें और अब 47वें राष्ट्रपति के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार कर लिया है ना। और जो है ट्रंप ने अमेरिकी लोगों का आभार व्यक्त किया उन्हें असाधारण सम्मान देने के लिए, है ना। अच्छी बात है और काफ़ी ज़रूरी जानकारी जैसा हमने आपको बता दिया। ठीक है, 47वें राष्ट्रपति होंगे। बीच में कौन थे राष्ट्रपति? 46वें, तो जो बाइडेन, आप सभी लोगों को जानकारी है। कमला हैरिस के विरुद्ध इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रख्यात बैडमिंटन स्टार और ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने 7 नवंबर को विशाखापट्टनम के बाहरी इलाके में स्थित छोटे गांव चिन्नागादिली में PV सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला रखी, है ना। अभी आधारशिला रखी है। ये PV सिंधु का ही एक बैडमिंटन और स्पोर्ट्स एक्सीलेंस का एक विशेष सेंटर होगा या एकेडमी आप कह सकते हैं। ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करना और भारतीय बैडमिंटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ऊंचा उठाना है। कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़रूरी जानकारी है ना। PV सिंधु आप सभी लोग जानते हैं ओलंपिक पदक विजेता है, बैडमिंटन स्टार है भारत की, और कहीं ना कहीं उनके द्वारा उठाया जा रहा ये कदम वाकई में स्पोर्ट्स के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है आने वाले समय में। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के प्रतिष्ठित ऑलराउंडर मोहम्मद नबी को आप जानते होंगे। 2025 में पाकिस्तान में आयोजित होने वाले ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपने ODI वनडे इंटरनेशनल करियर को समाप्त करेंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने की है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसकी पुष्टि की है, जिससे अफगानिस्तान के सबसे प्रभावशाली क्रिकेटरों में से एक का 1 दशक से अधिक का शानदार करियर समाप्त होने जा रहा है
हालांकि नबी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सक्रिय रहेंगे और अफगानिस्तान के शॉर्ट फॉर्मेट की महत्वाकांक्षाओं में अपना अनुभव और नेतृत्व प्रदान करते रहेंगे। ठीक है, इन्होंने जो है संन्यास लेने की घोषणा की है अभी सिर्फ ODI से। ठीक है, तो काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। SBI म्यूचुअल फंड। SBI म्यूचुअल फंड ने भारत में 10 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को पार करने वाला पहला फंड हाउस बनने की खबरों में जगह बनाई है। सितंबर तिमाही में इसका AUM जो रहा है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ये 10.99 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो जून में 9.88 लाख करोड़ रुपए था। इस उपलब्धि ने SBI म्यूचुअल फंड्स को अपने निकटतम प्रतिस्पर्धियों ICICI म्यूचुअल फंड और HDFC म्यूचुअल फंड 7.47 लाख करोड़ से आगे रख दिया है। काफ़ी ज़रूरी ये जानकारी है, ज़रूर आपको इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए, है ना, क्योंकि देखिए एकदम से ऐसा होना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, HDFC म्यूचुअल फंड से भी आगे कर दिया है एकदम से, तो जो वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और ICICI और माफ़ कीजिएगा ICICI से भी आगे किया है ना, काफ़ी अच्छी बात है और इम्पॉर्टेंट भी जानकारी है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। साप्ताहिक करंट अफेयर्स में भी आपको ढूंढ के बढ़िया आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमने जितनी जानकारी दी है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप साथ में नोट्स बनाते चले हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो हमने नोट्स पूरे आपको वीडियो फॉर्मेट हमारे नोट्स ही हैं, आप ये समझिए। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिए। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट निरंतर बनाए रखिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।